सुबह का समय है। शहर के एक घर में कांता फोन पर अपनी बुआ सास से बात कर रही होती है और घर की बड़ी बहू रुचिका पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जियां काट रही होती है। अरे बुआ जी, आप रो क्यों रही है? क्या हो गया है? क्या बताऊं कांता, मेरे तो करम ही फूट गए। वो जो नई कल मुही बहू आई थी ना, उसने मेरे बेटे पर ऐसा जादू किया कि वो मेरा बेटा रहा ही नहीं। पहले तो बहाने से महीने में 2 दिन मायके जाती थी, फिर एक हफ्ते रुकने लगी और अब पिछले 3 महीने से उसने मेरे बेटे को हमेशा के लिए अपने घर का घर जमाई बना लिया है। मेरा बेटा तो अब मेरा फोन भी नहीं उठाता। हाय राम, ये क्या कह रही हैं आप? घर जमाई? हाँ कांता, तू भी अपने छोटे बेटे आरव की शादी करने वाली है ना, जरा संभल कर रहना। आजकल की ये मॉडर्न लड़कियां कब हमारे बेटों को घर जमाई बना लेंगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही दोनों बातें करके फोन रख देते हैं और बुआ सास की बात सुनकर कांता बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अगर कल को आरव की भी ऐसी ही कोई डायन बहू आ गई जो उसे मुझसे छीनकर घर जमाई बना ले तो मेरा क्या होगा? मम्मी जी, आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? बुआ जी की बहू चालाक होगी, पर हम भी कोई कम नहीं है। अरे तुझे नहीं पता रुचिका, आजकल की लड़कियों के दिमाग खराब है। मुझे तो डर लग रहा है अब आरव की शादी के नाम से ही। अरे मम्मी जी, आप चिल कीजिए। जब तक मैं इस घर में हूँ ना, मैं अपने देवर जी को कभी घर जमाई नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप टेंशन फ्री होकर आरव के लिए लड़की देखिए। दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे घर के किचन में तन्वी ईयरफोन लगाकर गाने गुनगुनाते हुए रोटियां बेल रही होती है, जिस वजह से उसकी रोटी बुरी तरह से जल जाती है और धुआं उठने लगता है। तभी उसकी माँ मालती भागकर किचन में आती है। अरे करम जली, ये क्या तमाशा है? पूरा किचन धुएं से भर दिया तूने। फोन से बाहर निकलेगी तभी तो रोटी बनाने पर ध्यान देगी। ओह गॉड मॉम, चिल ना, बस थोड़ी सी जल गई है, साइड से तोड़कर खा लेना। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? अरे 23 साल की हो गई है तू, अब तक एक गोल रोटी बनानी नहीं आई तुझे। अपनी भाभी को देख, कैसे सुबह उठकर पूरे घर का काम संभालती है। तो मैं क्या करूँ मॉम, उन्हें अवार्ड दे दूँ? अरे बेशरम, अगर तुझे कोई अच्छा ससुराल चाहिए ना तो ये सब काम सीखने पड़ेंगे, वरना ससुराल वाले 2 दिन में धक्के मारकर तुझे वापस मेरे सिर पर बिठा देंगे। मॉम, आप हमेशा यही बोलती हो। ये कौन सी रूढ़िवादी परंपरा है कि लड़की ही अपना मायका छोड़े, लड़की ही ससुराल जाए और लड़की ही रोटियां पकाए? मैं वहाँ बहू बनकर जाऊंगी या उनके अनपेड नौकरानी? ये कैसी अजीब बातें कर रही है तू? अरे समाज का नियम है ये। तेरी भाभी भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है ना, क्या वो नौकरानी बनकर रह रही है? भाभी की बात अलग है मॉम, पर मेरा फंडा एकदम क्लियर है। ये जो इक्वालिटी चलता है ना आजकल, मैं उसे फॉलो करूंगी। मैं शादी करके किसी के घर नहीं जाने वाली। क्या बकवास कर रही है? तो तू शादी करके जाएगी कहाँ? कहीं नहीं। आप मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो शादी करके मेरे घर आए। मैं उसे घर जमाई बना कर रखूंगी, जो यहाँ रोटियां बनाएगा और मैं आराम करूंगी। That's it। चुप कर पगली, दिमाग खराब हो गया है तेरा। वो इंस्टाग्राम की रील्स देख देख कर घर जमाई, समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी क्या मुझे? चल चुपचाप से जली हुई रोटी फेंक और नया आटा गूंद। फिर अगले दिन दोपहर के समय हॉल में कांता और रुचिका बैठी चाय पी रही होती हैं कि तभी पड़ोस की गुप्ता आंटी और मिश्रा आंटी हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर आती हैं। लो कांता, मुंह मीठा करो, मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है। ये लो रिसेप्शन का कार्ड। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ, आना तो जरूर। पर कांता, तेरा वो छोटा बेटा आरव भी तो अब कमाने लगा है, कब तक उसे ऐसे ही कुंवारा रखेगी? हाँ सही कह रही है, उम्र निकल जाएगी तो फिर कोई ढंग की लड़की नहीं मिलेगी। आजकल तो अच्छी और संस्कारी लड़कियां वैसे भी दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती है। हाँ, मैं भी अब बस उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू ही करने वाली हूँ। चलो ठीक है, हम चलते हैं। रिसेप्शन में टाइम से आ जाना। पड़ोसियों के जाने के बाद हॉल का माहौल सीरियस हो जाता है। देख रही है रुचिका, समाज वाले कैसे ताना मार रहे हैं। मुझे तो अब प्रेशर फील हो रहा है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? मम्मी जी, आप इतना सोच क्यों रही है? आरव के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं ना। अरे ढूंढ तो लूं, पर मुझे बार बार बुआ जी की वो घर जमाई वाली बात याद आ रही है। अगर मुझे कोई संस्कारी लड़की नहीं मिली और किसी चालाक डायन ने मेरे आरव को फंसा लिया तो मेरे तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन जाएगा। रुचिका मम्मी जी, आप मुझ पर ट्रस्ट करती है ना? मैं हूँ ना यहाँ। मैं और आप मिलकर ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो एकदम सीधी सादी गाय जैसी हो, और अगर वो चालाक निकली तो उसे सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप बस इस रिसेप्शन पार्टी में चलिए, क्या पता हमें वहीं कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए।
ऐसे ही रात का समय हो जाता है। गुप्ता जी की बेटी की रिसेप्शन पार्टी में कांता, वेदांत, रुचिका, राघव और आरव बैठे होते हैं, जहां पास ही तन्वी मेहमानों की बहुत अच्छे से मदद कर रही होती है और बड़ों से भी हंसकर बात कर रही होती है। अरे रुचिका, वो सामने नीले सूट वाली लड़की देख, कितनी सलीके से बड़ों से बात कर रही है और काम में मदद करवा रही है। एकदम गाय जैसी सीधी और संस्कारी लग रही है। हाँ मम्मी जी, लिटरली बहुत डिसेंट है। आजकल ऐसी समझदार लड़कियाँ कहाँ मिलती है, सब तो फोन में ही लगी रहती है। अरे कांता, नजर लग गई क्या लड़की पर? ये तन्वी है, मालती की बेटी। बहुत ही अच्छे खानदान की और पढ़ी लिखी है। हमारे नुक्कड़ वाले मंदिर के पंडित जी ने इसका रिश्ता यहाँ बताया था किसी को। अच्छा, तो फिर देर किस बात की कांता, कल ही पंडित जी से कांटेक्ट करते हैं हमारे आरव के लिए। लड़की मुझे भी बहुत गुणी लग रही है। इतनी जल्दी? अरे देवर जी, आप चुप रहिए ना। जब इतनी अच्छी लड़की सामने हो तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगली सुबह कांता के घर के हॉल में पंडित जी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे कांता, आपने एकदम सही लड़की चुनी है। तन्वी तो एकदम सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और घर परिवार से जुड़कर रहने वाली बच्ची है। पंडित जी, मुझे तो कल पार्टी में ही उसका व्यवहार बहुत भा गया था। मुझे तो अपने आरव के लिए ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए थी। पंडित जी, बस लड़की घर को जोड़ने वाली होनी चाहिए। आजकल वैसे भी रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ। मैं आज ही मालती जी से बात करके आप लोगों के वहाँ जाने का समय तय कर देता हूँ। बिल्कुल पंडित जी, आप बात पक्की कीजिए, हम लोग कल ही लड़की देखने जाएंगे। फिर पंडित जी मालती को फोन करके सारी बातें बताकर लड़के वालों के मिलने का समय तय कर लेते हैं और अगले दिन सुबह के समय तन्वी को उसकी भाभी स्नेहा और उसकी माँ समझा रही होती हैं, जहाँ तन्वी आईने के सामने तैयार हो रही है। देख तन्वी, लड़के वाले बहुत ऊंचे और अच्छे घर के हैं। उनके सामने अपने दिमाग का वो फालतू इक्वालिटी वाला कीड़ा मत निकालना। तमीज से और संस्कारी तरीके से बात करना। हाँ तन्वी, लड़के की माँ थोड़े पुराने ख्यालों की है। अगर तूने कुछ उल्टा सीधा बोला तो शादी तो भूल जा, तू कहीं की बहू भी नहीं बन पाएगी। अरे आप लोग कितना परेशान होते हैं, चिल करो ना। मुझे पता है क्या बोलना है और कैसे बोलना है। शादी करूंगी तभी तो सारव को अपना घर जमाई बनाऊंगी, इसीलिए अभी तो मैं ऐसा संस्कारी जवाब दूंगी कि ये लोग मेरे फैन हो जाएंगे। एक बार शादी हो जाए फिर इन्हें इक्वालिटी का असली मतलब सिखाऊंगी। ऐसे ही दोपहर का समय हो जाता है और तन्वी के घर में हॉल में कांता, वेदांत, आरव और रुचिका बैठे होते हैं। आओ बेटी, यहाँ मेरे पास बैठो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। जी आंटी जी। अच्छा बेटी तन्वी, बस ऐसे ही एक बात पूछनी थी। आजकल की लड़कियों के तो अलग ही आजाद ख्याल होते हैं। तुम्हारा रिश्तों को लेकर और ससुराल को लेकर क्या ख्याल है? आंटी जी, आजादी अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते तो कच्चे धागों जैसे होने चाहिए। मुझे लगता है ससुराल में शर्म लिहाज, बड़ों का सम्मान और छोटों का आदर होना ही सबसे जरूरी है। आखिर शादी के बाद वही तो लड़की का असली घर होता है। वाह मम्मी जी, इसके थॉट्स कितने क्लियर और प्योर है। कांता तन्वी के जवाब से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। क्या बात है बेटी, पर एक सवाल और है। घर की बहू बनकर रहने में तुम्हारा क्या ख्याल है? आंटी जी, घर की बहू बनकर रहना तो एक औरत के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा तो मानना है कि एक औरत तभी पूरी तरह से कंप्लीट होती है जब वो किसी के घर की बहू या किसी की पत्नी बनती है। अपने ससुराल को स्वर्ग बनाना ही तो हमारा काम है। वाह मालती जी, क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। ऐसी लड़की तो आजकल दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। पंडित जी ने एकदम सही कहा था। मुझे मेरी घर को जोड़ने वाली बहू मिल गई। मालती जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। तन्वी तो सच में बहुत परफेक्ट है यार। फिर दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही होती हैं। और फिर शादी के दिन धूमधाम से आरव और तन्वी की शादी हो जाती है और फिर तन्वी अपने ससुराल आकर गृह प्रवेश करती है। फिर अगली सुबह उठकर तन्वी अपने कमरे में आईने के सामने बहुत अच्छे से तैयार हो रही होती है। वाह तन्वी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो यार, एकदम किसी अप्सरा जैसी। मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही हैं तुमसे। थैंक यू, बस बहुत हो गई तारीफ। अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नीचे हॉल में जा रही हूँ। सब मेरा वेट कर रहे होंगे। हाँ तुम जाओ, मैं बस 5 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। फिर तन्वी नीचे हॉल में आती है, जहाँ कांता, वेदांत और रुचिका बैठे होते हैं। आओ बहू, तुम्हारी पहली रसोई है। मुझे तो तुम्हारे हाथों का मीठा हलवा खाना है। मुझे तो तन्वी के हाथों की खीर खानी है। प्लीज तन्वी, खीर बनाना। अरे जो मन करे वो बना लेना बहू। रुचिका, जाय से किचन दिखा दे और काम समझा दे। जी मम्मी जी। चलिए देवरानी जी। फिर रुचिका तन्वी को किचन में ले जाती है। वो उसे सब कुछ समझाकर वहाँ से चली जाती है
शादी का पहला दिन पूरा हुआ नहीं कि इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। ये बना दो वो बना दो, बस एक हफ्ते रुक जाओ तुम लोग, फिर इस आरव को मैं अपना घर जमाई बनाकर अपने घर ले जाऊंगी, तब इन्हें पता चलेगा कि इक्वालिटी क्या होती है। तन्वी जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करके सबके लिए खाना बनाने लगती है। फिर खाना बनाकर वो सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। फिर सभी खाना खाकर तन्वी की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और तन्वी के पगफेरे की रस्म के दिन आरव तन्वी को लेकर उसके मायके पहुंचा है। हेलो नेहा, ध्यान से सुन, तुम सब अभी के अभी मेरे घर आ जाओ, और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा गेम या बहाना सोचकर कि आरव रात तक यहाँ से जाने ना पाए, उसे फंसा कर रखना, बाकी मैं देख लूंगी। फिर तन्वी कॉल कट कर देती है और आरव, तन्वी चले अंदर। हाँ हाँ चलिए, मॉम वेट कर रही होंगी। फिर तन्वी और आरव घर के अंदर आते हैं और दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। मॉम, वो पहली बार हमारे घर आए हैं, इन्हें ऐसे ही चाय पिलाकर मत जाने देना। अगर ये जल्दी चले गए ना तो ससुराल में मेरी बहुत भयंकर बेइज्जती होगी कि मेरे मायके वालों ने दामाद की इज्जत नहीं की। इन्हें अच्छे से खाना खिलाओ और रोको। हाँ हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी को ऐसे कैसे जाने दूंगी, मैं भी बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। फिर दोपहर में तन्वी की सारी सहेलियां आ जाती हैं और सभी मिलकर लूडो खेलते हैं। फिर सभी आरव को अपनी बातों में फंसाकर शादी की एल्बम देखने लगते हैं। देखिए ना, इस फोटो में आप लिटरली कितने फनी लग रहे हो। अरे यार, वो कैमरामैन ही अजीब था। इसी तरह बातों बातों में ही शाम के 7 बज जाते हैं। तन्वी, अब हमें चलना चाहिए यार, मम्मी वेट कर रही होंगी और अंधेरा भी हो रहा है। अरे इतनी जल्दी क्या है, मॉम ने इतनी मेहनत से रात का खाना बनाया है आपके लिए, प्लीज आप खाना खाकर ही जाना। अच्छा ठीक है यार, खाना खाकर ही चलते हैं। दूसरी तरफ कांता घबराहट में बार बार तन्वी को फोन कर रही होती है। अरे ये कलमुही फोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं इसने मेरे बेटे को वहाँ रोक तो नहीं लिया। मायके में तन्वी का फोन बज रहा होता है, लेकिन वो जानबूझकर अपना फोन साइलेंट पर डाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है और रात का खाना खाने के बाद आरव, तन्वी अब तो खाना भी हो गया है, चलो अब सच में लेट हो रहा है। अरे अब इतनी रात गए, आप मुझे लेकर कहाँ जाएंगे, बहुत अंधेरा हो गया है। वैसे भी पगफेरा तो एक ही दिन का होता है ना, कल सुबह तुम मुझे साथ लेकर ही जाना। आज रात मेरे साथ यहीं रुक जाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। उधर कांता हॉल में परेशान होकर इधर उधर टहल रही होती है। मुझे पता था, मुझे उस डाइट पर पहले दिन से ही डाउट था। वेदांत जी, आप अभी के अभी गाड़ी निकालिए और मुझे तन्वी के घर लेकर चलिए। पक्का उसने मेरे सीधे साधे बेटे को वहाँ रोक लिया होगा। मेरा बेटा घर जमाई बनने की राह पर निकल पड़ा है। अरे कांता, झूठ मूठ का परेशान क्यों हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। पगफेरे का दिन है, रुक गए होंगे खाना खाने, वो आ जाएगा। उधर दूसरी तरफ तन्वी आरव को अपने घर में रोक रही होती है। देखिए, वैसे भी मुझे रात भर अपनी मॉम डैड से कुछ सीक्रेट बातें भी करनी है। आप आराम से हमारे गेस्ट रूम में सो जाओ, कल सुबह हम साथ में चलेंगे। ओके फाइन, सिर्फ आज की रात के लिए, कल सुबह हमें निकलना ही होगा। फिर अगली सुबह आरव तैयार होकर तन्वी के कमरे में आता है, जहां आकर वो देखता है कि तन्वी आराम से बेड पर लेटी फोन चला रही होती है। तन्वी, चलो अब घर चलते हैं, मॉम के 10 मिस्ड कॉल आ चुके हैं। अरे सुबह के 8 बज गए, अब यहाँ से घर जाएंगे फिर वहाँ से ऑफिस जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। आपके बॉस आप पर भड़केगा। हाँ बात तो सही है, तो फिर क्या करें? सिंपल, आप एक काम करिए, सीधे यहीं से ऑफिस चले जाइए और जब शाम को वापस आएंगे तो आप मुझे लेते हुए चलना। तब तक मैं यही मॉम के पास रुकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं शाम को पक्का आ जाऊंगा। फिर आरव सीधे ऑफिस चला जाता है और शाम को जब आरव थक कर वापिस आता है तो तन्वी उसे रोक लेती है। ओह गॉड, आप कितने थके हुए लग रहे हो, ऐसे ही पसीने में घर जाएंगे क्या? चलिए जल्दी से नहा धो लीजिए, फिर आराम से चलते हैं। ऐसे ही रात का समय हो जाता है। आरव और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी आरव को कांता का फोन आता है। तन्वी छुपकर सब सुनने लगती है। हाँ मम्मी, अरे मैं ऑफिस से सीधा यहीं आ गया था, बस खाना खा रहा हूँ, अभी बस हम निकल ही रहे हैं। हाँ मम्मी, पक्का आ रहा हूँ। फिर आरव कॉल रख देता है। तन्वी चलो जल्दी अपना सामान पैक कर लो, मम्मी सच में बहुत गुस्सा हो रही है, आज भी नहीं जाऊंगा तो बवाल हो जाएगा। अच्छा जी, सासू माँ बुला रही है, पर मैं तो इसे जाने नहीं दूंगी। फिर तन्वी अपना छोटा सा बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीढ़ियों पर अपना पैर जानबूझकर टेढ़ा करती है और जोर से चीखती हुई नीचे गिर जाती है। मम्मी, आरव जी मेरा पैर टूट गया, बहुत दर्द हो रहा है। तन्वी क्या हुआ? ओह माय गॉड, तुम्हारे पैर में तो बहुत तेज मोच आ गई है। आरव घबराकर अपना फोन निकालता है। रुको तन्वी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ।
नहीं, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर कुछ नहीं करेगा और मैं इस हालत में अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? आप भी आज रात मेरे साथ यही रुक जाइए ना, मुझे आपकी जरूरत है। तन्वी के इमोशनल ड्रामे के आगे आरव को रुकना पड़ता है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखिए आरव जी, अब उन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक बिल्कुल चलना फिरना नहीं है, फुल बेड रेस्ट। ओके डॉक्टर। तन्वी, मैं गाड़ी लाता हूँ, हम धीरे धीरे घर चलते हैं, वहाँ मम्मी तुम्हारा ध्यान रख लेंगी। मैं वहाँ इस हालत में जाकर क्या करूँगी? वहाँ रुचिका भाभी दिन भर काम करेंगी और मैं महारानियों की तरह बैठी रहूंगी। मुझे बहुत ऑकवर्ड और गिल्टी फील होगा, मैं नहीं जा सकती। तन्वी, लेकिन मैं यहाँ 1 हफ्ते कैसे रुक सकता हूँ? मम्मी क्या सोचेंगी? ओह रियली? आपने मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, 7 जन्म साथ निभाने की कसमें खाई है, और आज जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप मेरे साथ 7 दिन भी नहीं रुक सकते? अच्छा ठीक है बाबा, मत रो, मैं रुक जाऊंगा। जिसके बाद आरव अपनी मम्मी को कॉल करके सारी बातें बताता है और वहाँ हॉल में कांता पैनिक होकर खड़ी रहती है। देख लिया रुचिका तूने उस डायन का खेल, मुझे जो डर था वही हो गया। क्या हुआ मम्मी जी? देवर जी आ रहे हैं ना? कहाँ से आ रहे हैं? उस कलमुही ने सीढ़ियों से गिरने का बहाना बना लिया है, कह रही है पैर में मोच आ गई है, और मेरा तो बेवकूफ बेटा भी वही रुक गया है 1 हफ्ते के लिए। उसने मेरे बेटे को घर जमाई बना लिया। रुचिका, अरे मम्मी जी शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, पैर में सच में चोट लगी होगी। देवर जी अंधे थोड़ी है जो फेक नाटक नहीं पकड़ पाएंगे। चोट, और वो भी एन उसी वक्त जब घर आना था। दाल में कुछ काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। मेरी देवरानी जी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही हैं। फिर 1 हफ्ते बाद आरव तन्वी को लेकर वापस ससुराल आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तन्वी फिर से मायके जाने की तैयारी करती है। मम्मी जी, कल हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो जाएगा। हमारे मायके में एक रस्म होती है कि शादी के 1 महीने बाद नए जोड़े को कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। आज ही, पर बेटा अचानक ऐसे कैसे? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तन्वी बॉस छुट्टी नहीं देगा यार। प्लीज आरव जी, कुलदेवी का मामला है, अगर हम नहीं गए तो कोई अपशगुन हो जाएगा। आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए ना। ये लो मैडम का एक और नया बहाना चालू। ये लड़की तो सच में बहुत शातिर है। तन्वी आरव को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने साथ मायके ले ही जाती है। फिर तन्वी आरव को लेकर अपने मायके पहुंचती है। चलो तन्वी, अब जल्दी से दर्शन करने चलते हैं ताकि मैं संडे तक घर वापस आ सकूं। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पंडित जी ने कहा है कि दर्शन का मुहूर्त अभी नहीं है। मुहूर्त नहीं है? तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो वापस घर चलते हैं। आर यू क्रेजी? हम दर्शन के लिए घर से निकल चुके हैं। अगर बिना दर्शन किए वापस गए ना तो वो सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। और वैसे भी वो जो पहाड़ का रास्ता है ना, वहाँ भारी बारिश से चट्टान गिर गई है। 1 हफ्ते तक रास्ता नहीं खुलेगा, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ओह शिट यार, अब 1 हफ्ता यहाँ रुकना पड़ेगा। ऐसे ही शादी को 2 महीने बीत चुके हैं और तन्वी मुश्किल से 10 दिन ही अपने ससुराल में रही है। बस बहुत हो गया रुचिका, 2 महीने में वो डायन मेरे बेटे को मुश्किल से 10 दिन के लिए यहाँ लाई है। वो पूरी तरह से उसे अपना घर जमाई बना चुकी है। अब अगर वो मायके जाने का नाम लेगी ना तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगी। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। इस बार अगर उसने कोई नाटक किया तो मैं उसे ऐसा करारा जवाब दूंगी कि वो जिंदगी भर मायके का नाम भूल जाएगी। दूसरी तरफ तन्वी अपनी मॉम को फोन पर सब समझा रही होती है। मॉम, ध्यान से सुनो, मैं आरव को फिर से घर ला रही हूँ। मैंने कहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। जब हम वहाँ आए तो तुम ये मत कह देना कि तुम ठीक हो, वरना आरव के सामने मेरी बेइज्जती होगी। बस लेटे रहना और खांसना। अगले दिन सुबह हॉल में तन्वी अपना बैग लेकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, मॉम की तबीयत बहुत खराब है, भैया भी घर पर नहीं है, मुझे और आरव को अभी के अभी जाना होगा। फिर से ये क्या मजाक लगा रखा है तूने? अरे देवरानी जी, अगर मालती आंटी की तबीयत इतनी खराब है तो देवर जी वहाँ जाकर क्या करेंगे? उन्हें तो ऑफिस जाना होता है। वो वैसे भी उनकी क्या सेवा करेंगे? ऐसा करते हैं, देवर जी को यही रहने देते हैं और मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या आप? हाँ, मैं दिन रात आंटी जी की मालिश करूँगी। आखिर वो मेरी भी तो माँ जैसी है ना। ये जेठानी तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप कर रही है। तभी तन्वी तुरंत अपना फोन निकालकर फोन पर बात करने का नाटक करने लगती है। हेलो, हाँ मॉम, अच्छा आप ठीक हो गई, दवाई ले ली और भैया भी आ गए? थैंक गॉड, ठीक है, आप आराम करो। अरे वाह देवरानी जी, आपका फोन तो बड़ा ही स्मार्ट है, बिना बजे ही कॉल कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तन्वी एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान बनाती है। वो आरव के साथ बाहर खड़ी होती है। चलिए ना, आज वीकेंड है, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ यार, गुड आइडिया, चलो चलते हैं। निकलने से पहले तन्वी चुपके से मेन मोटर के पास जाती है और घर की मेन इलेक्ट्रिसिटी का तार काट देती है। फिर दोनों सीधा तन्वी के मायके पहुंच जाते हैं।
फिर रात के समय तन्वी वॉशरूम में वॉशिंग मशीन में आरव के कपड़े धो रही है। फिर वो जानबूझकर उसका फोन भी उसी में डाल देती है। यार तन्वी, मेरा फोन कहाँ है यार? मुझे मंडे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल्स चेक करने हैं। आई एम सो सॉरी, आपका फोन आपकी पैंट की जेब में था और वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। What? Are you serious? अब मैं काम कैसे करूँगा? मुझे अभी घर जाना होगा। अरे घर जाकर भी क्या कर लोगे? मैंने अभी भी पड़ोस वाली आंटी को फोन किया था। हमारे घर की तो लाइट ही कटी हुई है, वहाँ ना एसी चल रहा है ना वाईफाई। आप वहाँ गर्मी में सड़ जाओगे। संडे है, चिल करिए और मेरे साथ यहीं रहिए। मंडे को सीधा ऑफिस चले जाना। ऐसे ही समय बीतता है और सोमवार की दोपहर को कांता के घर में 3 दिन से बिजली नहीं होती है। कांता भयंकर टेंशन और गर्मी के कारण रास्ते में चलते चलते चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। फिर घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। आरव, तुम आज भी रुक जाओ ना, घर में तो लाइट ही नहीं है। फिर मंगलवार की सुबह आरव किसी काम से बाहर निकलता है और रास्ते में उसे उसका बड़ा भाई राघव मिल जाता है। आरव तू कहाँ मर गया था? 3 दिन से तेरा फोन स्विच ऑफ है। तुझे पता भी है कि घर में क्या हालत है? भैया क्या हुआ? मेरा फोन तो वॉशिंग मशीन में धुल गया था और घर में 3 दिन से लाइट नहीं है। मम्मी टेंशन और गर्मी के मारे बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर देखने आया था उन्हें और तू यहाँ अपनी बीवी के मायके में अय्याशी कर रहा है। मम्मी बेहोश हो गई? मुझे कुछ नहीं पता था भैया। फिर आरव तुरंत अपने घर पहुँचता है और कुछ दिन बाद तन्वी भी आ जाती है। कांता की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। फिर एक दिन, आरव बेटा, तू कहाँ है? तू कहीं उसके घर तो नहीं चला गया? नहीं मम्मी, मैं तो ऑफिस में हूँ। हाँ बेटा, तू ऑफिस में ही रहना, तू कहीं और मत जाना। वो चुड़ैल सब्जी लेने गई है, कहीं तुझे फिर से ना उठा ले जाए। रुचिका खड़े होकर ये सब देख रही होती है। नहीं, ये देवरानी तो मेरी सास को पागल कर देगी, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर कुछ समय बाद तन्वी सब्जी लेकर घर वापस आ जाती है। वैसे भाभी जी, आप समझदार तो बहुत है। एक ही बार में मेरा फोन वाला प्लान समझ गई। आप अच्छे से जानती है कि मैं क्या चाहती हूँ। बिल्कुल देवरानी जी, और जब आप ये समझ ही गई हैं कि मैं समझदार हूँ और मैंने आपका प्लान पकड़ लिया है, तो आप ये भी समझ गई होंगी कि मैं आपके किसी प्लान को कामयाब तो नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ आप मेरे प्लान को कैसे फ्लॉप करती हो और आपका देवर मेरा घर जमाई बन के रहेगा। ये मेरा भी आपसे वादा है देवरानी जी कि मैं देवर जी को घर जमाई नहीं बनने दूंगी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और अचानक एक सुबह तन्वी के पास पड़ोसी किशन का फोन आता है। तन्वी बेटा जल्दी आ, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। फिर तन्वी जल्दी से आरव के साथ अपने मायके पहुँचती है। वहाँ उसकी माँ मालती बेड पर लेटी कराह रही होती है। तन्वी पूरे घर में देखती है, लेकिन उसे अपनी भाभी स्नेहा और भाई कहीं नजर नहीं आते। मॉम, भाभी और भैया कहाँ है? पता नहीं बेटी, जब से तू यहाँ से गई है तेरी भाभी भी यहाँ से चली गई है। आज 10-15 दिन हो गए, तेरा भाई भी घर नहीं आया। व्हाट? मॉम की इतनी तबीयत खराब है और ये लोग गायब है? मैं अभी भाभी को फोन लगाती हूँ। तभी तन्वी गुस्से में स्नेहा को फोन लगाती है। भाभी, आप लोग कहाँ हो? मॉम की तबीयत इतनी खराब है और आप दोनों 15 दिन से घर पर नहीं हो। अरे ननन जी, आप ही कहती थी इक्वालिटी होनी चाहिए ना। आपकी मम्मी बहुत चिक करती है, ये मत करो वो मत करो, दिन भर रोक टोक करती रहती है। मुझे भी वहाँ नौकरानी बनकर नहीं रहना। अब मैं भी आपके भैया को घर जमाई बनाकर अपने मायके में ही रखूंगी। हम वापस नहीं आ रहे हैं अब। फिर स्नेहा फोन काट देती है। हाय राम, मेरा अपना बेटा घर जमाई बन गया। देख, तू दूसरे के बेटे को घर जमाई बनाना चाहती थी ना, आज तेरा भाई खुद घर जमाई बन गया। अब इस बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? मालती ये कहते ही बेहोश हो जाती है। तन्वी अपनी मॉम को देखकर घबराते हुए जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। फिर तन्वी अपने मायके में रुककर अपनी बीमार माँ का ध्यान रखने लगती है। फिर कुछ दिन बाद तन्वी की सास की भी तबीयत खराब होने लगती है। तब तक मालती की तबीयत भी ठीक हो जाती है। तन्वी, तू अभी तक यहीं है? नहीं बेटा, तू जल्दी अपने ससुराल जा। तेरी सास की भी तो तबीयत खराब है, कहीं उन्हें भी ऐसा ना लगे कि तू आरव को घर जमाई बना रही है। मैंने तो वो दर्द झेल लिया, पर मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ वो दर्द झेले। अपनी माँ की ये बेचैनी देखकर तन्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत अपनी भाभी स्नेहा के मायके पहुँचती है। भाभी, आपकी वजह से मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई। मेरी माँ मेरे और आरव के आने से इतना डर गई कि कहीं मैं उसे घर जमाई न बना लूं। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया तन्वी? मैंने भी तो वही किया जो तुम कर रही थी। स्नेहा की बातों को सुनकर तन्वी चुप हो जाती है। अब शायद आपकी चुप्पी मुझे बता रही है कि आप समझ गई हैं
कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी। हाँ भाभी, मैं समझ गई। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। तभी वहाँ रुचिका आ जाती है। ये प्लानिंग थी तन्वी तुम्हें समझाने की, जिसमें तुम्हारी भाभी ने मेरा साथ दिया, और ये सब मेरा ही प्लान था। भाभी, आप यहाँ? हाँ, मैंने ही तुम्हारी भाभी को कॉल करके सारी सच्चाई बताई थी। तुम्हारे भैया कोई घर जमाई नहीं बने हैं और तुम्हारी माँ की तबीयत भी खराब नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए एक्टिंग कर रही थी, ताकि तुम्हें एक माँ का दर्द समझ आए। तभी आरव और उसका पूरा परिवार वहाँ आ जाता है। बहू, जो समाज का नियम बना है उसे प्यार से लेकर चलना होता है। इंस्टाग्राम की फालतू रील्स देखकर परिवार नहीं तोड़े जाते। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मम्मी जी, मुझे सब समझ आ गया है। जिसके बाद तन्वी अपनी जिद छोड़ देती है और आरव के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है, और रुचिका भी अपने देवर को घर जमाई बनने से रोक लेती है।